जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रगतवाद। प्रगतवाद जो कि आधुनिक काल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। और ये सब जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन का रिपीटेशन हमेशा होता रहता है दोस्तों। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से फ़ायदा ये मिलता है कि किस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया उसके साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम बताएंगे। हालांकि बहुत सारा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ेंगे, और जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिनसे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है उसको भी साथ में लेके हम चलते रहेंगे दोस्तों। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरी पूरी सीरीज को अगर आप देखते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए स्थापना दिया है, तर्क दिया गया है। स्थापना एक को प्रगतवादी सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला, ये हो गया। और तर्क क्या है, क्योंकि यह मार्क्सवाद पर आधारित था। तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है, ठीक है। तर्क भी, स्थापना भी सही है और इसका तर्क भी सही है। देखिए क्या रहा, प्रस्तुत स्थापना सही है क्योंकि प्रगतवादी सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। यह हिंदी साहित्य 1936 से लेके 1942 तक स्वीकार किया गया। प्रस्तुत तर्क भी सही है क्योंकि प्रगतवाद का दार्शनिक आधार मार्क्सवाद था दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है। यह है मार्क्सवाद का। उसके बाद फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्रंद प्रगतवादी नहीं रहा। इसमें से सारे ऑप्शन गलत है दोस्तों। अब इसका डिटेल देख लेते हैं एक बार कि उपयुक्त प्रश्न और त्रुटि दोनों है, प्रश्न व विकल्प दोनों त्रुटिपूर्ण है। अतः उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अब आता है दोस्तों प्रगतवादी कवियों में। अब देखिए दोस्तों, प्रगतवादी के जितने कवि हैं सबके नामों को आप रट जाइए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था इनमें से कौन सा कवि प्रगतवादी है, या फिर 4-5 ऑप्शनों में से ये, मतलब 4 ऑप्शनों में से ये हो जाएगा इनमें से कौन सा प्रगतवादी कवि नहीं है। इसलिए हर युग के हर पार्ट के कवियों को अलग अलग लर्न करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तब प्रगतवादी कवि कौन है दोस्तों? नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, दिनकर, शिवमंगल सिंह, सुमन, नरेंद्र शर्मा, ये सब दोस्तों किसमें प्रगतवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद काव्यधारा दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतवादी काव्य दृष्टि है कैसी है? वर्ग चेतना प्रधान दृष्टि है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन आपका है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? ये प्रगतवादी काव्यधारा का आधार है दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश डैश प्रगतवाद का आधार क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतवादी का क्या है दोस्तों? आधार है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था थी। ये संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? प्रेमचंद जी ने किया। फिर लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रेमचंद जी ने किया था। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1936 में किया गया था। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी। और 19 में लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।
प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? 1936 में हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि प्रगतवादी के जन्म किसका योगदान है? प्रगतवादी के जन्म में किसका योगदान है? उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी में कौन कौन से नाम आएंगे दोस्तों? छायावाद, रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति। और प्रगत सिंह लेखन की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, ये सभी का योगदान प्रगतवादी के जन्म में दोस्तों हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रगतवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो रूपवाद दोस्तों प्रगतवाद के ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतवाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? धर्म, ईश्वर, व्यक्तिवाद में आस्था। ठीक है, ये प्रगतवाद की प्रवृत्ति नहीं है दोस्तों, बाकी और सभी हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूत एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा और जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, ये प्रगतवाद की प्रवृत्ति है। और कौन सी नहीं है? धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों, प्रगतवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर दे देगा तो क्वेश्चन फंस जाएंगे आप लोग। तो प्राचीन रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध। ठीक है, ये प्रगतवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पहला है प्राचीन रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध किया गया, मान्यतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषित के प्रति सहानुभूत, विद्रोहियों क्रांति की भावना, समाज का यथार्थ चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना, ईश्वर के प्रति अनास्था, ये सब आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागा अर्जुन का। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागा अर्जुन का। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं यहाँ हम लोग देखेंगे बाबा के नाम से प्रसिद्ध कौन? बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतवादी विचारधारा के कवि हैं। ठीक है, ये प्रगतवादी विचारधारा के कवि हैं दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नागार्जुन ने 1935 में कौन? नागार्जुन ने 1935 में दीपक जो कि मासिक और 1942-43 में विश्वबंधु जो कि साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। यानी नागार्जुन ने 2 पत्रिका का संपादन किया, एक दीपक, एक कौन सा? एक दीपक और दूसरा कौन सा हो जाता है दोस्तों? विश्वबंधु। दूसरा विश्वबंधु। दीपक का 1935 में, दीपक का 1935 में और विश्वबंधु को 1942 में। दीपक मासिक है और विश्वबंधु साप्ताहिक है। अब हिंदी में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। ठीक है, हिंदी जो नागार्जुन थे हिंदी में इन्होंने कौन सा उपनाम लिया है? नागार्जुन। और मैथिली में उनका नाम यात्री के उपनाम से रचना किया गया है। मैथिली में नवीन भावोदय की रचना का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह से माना गया है। अब देखिए, नागार्जुन ने संस्कृत बांग्ला में भी काव्य की रचना किया है। ठीक है, नागार्जुन ने संस्कृत बांग्ला में भी काव्य की रचना किया है। अब फिर आता है पत्रहीन नग्नगाछ। ठीक है, पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी नागार्जुन को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और नागार्जुन की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है दोस्तों? इनकी प्रमुख कृतियाँ बलचनामा कौन सी हैं? बलचनामा हो गया, रतिनाथ की चाची हो गया, और कुंभी, पाक, उग्रतारा, जामनिया का बाबा, वरुण के बेटे, ये नागार्जुन की प्रमुख कृतियाँ हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम था? ये नागार्जुन जी का था। नागार्जुन का असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? प्रगतवादी के कवि हैं।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतवादी के। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है? तो पत्रहीन नग्नगाछ, जो कि किस भाषा में दोस्तों? ये मैथिली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नागार्जुन की कौन सी कृति खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखा गया है? पत्रहीन नग्नगाछ। और युगधारा हो गया, भस्मांकुर हो गया, सतरंग पंखों वाली, ये खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है, युग की गंगा दोस्तों। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, बोल बोल आबोल, बोले बोल आबोल, आत्मगंध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि केदारनाथ अग्रवाल के काव्य कौन कौन से हैं? नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, बोले बोल आबोल, आत्मगंध। ठीक है दोस्तों, ये केदारनाथ अग्रवाल के इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नागार्जुन की भी अपनी कविताएं हैं जो भी हमने पीछे देखा है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है दोस्तों? नागार्जुन जी हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका, प्रगतवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वह है, कौन सा है? कि प्रगतवाद जन जीवन के साथ प्राकृत और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। प्रगतवाद ने पहली बार ऐतिहासिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दिया। ठीक है, उसके बाद प्रगतवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है, और उसके बाद प्रगतवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी की नहीं है? कौन सी नहीं है? कल्प प्रवणता ये नहीं है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रगतवादी समीक्षक हैं कौन सा? रामविलास शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रगतवादी कवि हैं कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो नींद के बादल ये तो है, आग का झरना और युग धारा ये केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या क्या है, थोड़ा इसका डिटेल देखेंगे हम। इसमें देखिए युग की गंगा और नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं, जबकि युग धारा नागार्जुन की कृति है। युग धारा किसकी है? नागार्जुन की है। केदारनाथ अग्रवाल ने आग की आईना भी लिखा है, किंतु विकल्प में आग का झरना लिखा गया है, इसलिए ये क्या होता है दोस्तों? गलत हो जाता है। फिर आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अबे सुन वे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काम पंक्तियों का संबंध है किससे? प्रगतवादी कविता से है दोस्तों। ये पूछा जाता था कि ये किससे है, देखिए पीजीटी में पूछा गया था, अबे सुन वे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। ठीक है, तो ये है प्रगतवादी कविता से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रगतवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ये किए हैं मुक्तिबोध ने। ठीक है, प्रगतवादी की आंदोलन के रूप में सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया है? मुक्तिबोध ने किया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मुक्तिबोध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो दिए गए हैं। देखिए क्या है कि काव्य संग्रह क्या है इनका? चाँद का मोटेड़ा पूरी भरी खाक धूल, ये काव्य संग्रह है मुक्तिबोध का। चाँद का मोटेड़ा भूरी भरी खाक धूल। और कहानी संग्रह क्या है इनका? काठ का सपना सतह से उठता आदमी। काठ का सपना सतह से उठता आदमी, ये कहानी संग्रह है मुक्तिबोध की। उपन्यास विपात्र है। उपन्यास क्या होता है? विपात्र हो जाता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों, इन्होंने फैंटेसी काव्य शैली को
अनुभव की कन्या कहा है। मुक्तिबोध ने यानी फैंटेसी काव्य की शैली को क्या कहा? अनुभव की संज्ञा कहा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद पूर्वजा का अंतिम वर्ष कब कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को दोस्तों पूर्वजा का अंतिम वर्ष कब कहा जाता है? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतवाद के प्रमुख कवि नहीं है। कौन नहीं है? अज्ञेय, जो कि प्रयोगवाद हो जाते हैं। अज्ञेय जी प्रगतवाद के प्रमुख कवि नहीं बल्कि प्रयोगवादी और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। कौन कौन से? नागार्जुन, दिनकर या मुक्तिबोध प्रगतवाद के प्रमुख कवि हैं। फिर आता है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? अंधेरे में, ठीक है दोस्तों, अंधेरे में। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता का नाम मुक्तिबोध है? अंधेरे में हो जाते हैं। अंधेरे में कविता के रचयिता का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनके अन्य काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भरी खाक धूल, अंतदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्मराक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी आदि हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की आसात पीड़ा अज्ञेय की लंबी कविता मानी जाती है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको देख लेते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो आज देखते हैं कि मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। इन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। ठीक है दोस्तों, अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मुक्तिबोध जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए दोस्तों सब रिपीट हो रहे हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन तुरंत अभी ऊपर था, नीचे बस थोड़ा सा केवल कर दिया कि कौन है रचनाकार संग्रह कौन, थोड़ा सा केवल लैंग्वेज चेंज कर रहा है, बाकी सब कुछ वही है। भूल गलती कविता के कवि कौन है? उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अच्छा मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध, ठीक है। भूल गलती कविता है, ऐसे भी पूछा भूल गलती क्या है, किस विधा की रचना है, तो क्या है? कविता। और इसके भूल गलती कविता की कवि कौन है? मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता किसने लिखा? मुक्तिबोध जी। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध जी। फिर आता दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कामयानी एक पुनर्विचार नामक आलोचक ग्रंथ के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कामयानी एक पुनर्विचार नामक आलोचक ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? गजानन माधव मुक्तिबोध। रहस्य पुरुष की बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ये है अंधेरे में। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? अंधेरे में। फिर आता है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? भारत इतिहास और संस्कृत। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों? तो भारत इतिहास और संस्कृत। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी की अतिरिक्त किस अन्य उपमा में है? अवधि। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी की अतिरिक्त किस अन्य उपमा में है? अवधि दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन की। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है दोस्तों? त्रिलोचन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, त्रिलोचन के बारे में देखेंगे हम। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। काव्य संग्रह धरती अमूल जीने की कला, अर्धान, अन कहानी भी कुछ कहानी है, उस जनपद का कवि हूँ, दिगांत, गुलाब, बुलबुल इत्यादि। कहानी संग्रह देशकाल, डायरी
रोज नामचा, डायरी का नाम रोज नामचा, कहानी संग्रह देश काल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब आ जाएगा, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह हो गया। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? त्रिलोचन की है। उर्वशी का काव्य रूप क्या है दोस्तों? महाकाव्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं, दिनकर के प्रबंध काव्य। तो प्राणभंग जो कि एक खंड काव्य है, प्राणभंग क्या है दोस्तों? एक खंड काव्य। कुरुक्षेत्र होगा दिनकर का। प्राणभंग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसमरथी को, ठीक, उर्वशी पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए, प्राणभंग एक खंड काव्य, उर्वशी महाकाव्य, ठीक, रसमरथी कर्ण पर आधारित है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? चित्रधारा। हम लोग चित्रधारा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक। अब आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य नहीं है तो चित्रधारा नहीं है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? यह है रसवंती, दिनकर जी की है रसवंती। फिर लगता है बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? कुनकुम हो जाएगा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कुनकुम। फिर आता आपका कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम रचना आवाहन 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। आवाहन का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रश्मिरेखा, अपलक, क्लॉसी काव्य संग्रह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? अपराजित नरेंद्र शर्मा का नहीं है। फिर आता है दोस्तों, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभूनाथ सिंह। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था दोस्तों? शंभूनाथ सिंह था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये होगा, अब आता है नई कविता। नई कविता के कुछ क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो इनमें से कौन सा एक का भी नई कविता से संबंध नहीं है? तो अब देखिए दोस्तों, अब नई कविता से जितने भी लेखक या कवि हैं उनके नाम को याद करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, उपयुक्त सभी कविता से संबंध रहे हैं, अतः उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया। यानी ये सभी कवि नई कविता के हैं और इसमें पूछा है कौन सा संबंध नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अब देखिए इनके नाम क्या क्या हैं, एक बार देख लेते हैं। कुंवर नारायण, अजीत कुमार, नेमिचंद्र जैन, दुष्यंत कुमार दोस्तों, ठीक है। दुष्यंत कुमार हो गए, नेमिचंद्र जैन हो गए, कुंवर नारायण हो गए, अजीत कुमार हो गए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचना कौन है? नामवर सिंह। यानी कि नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान की पुस्तक के रचनाकार नामवर सिंह दोस्तों। नई कविता के परिवर्तक कौन थे दोस्तों? ये भी क्वेश्चन गलत है। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से अलग नए भावाबोध की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह भी कहा जाता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता के परिवर्तक कौन है दोस्तों? अज्ञेय जी हैं। नई कविता के परिवर्तक अज्ञेय जी हैं। नई कविता का प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवाद की दृष्टि। नई कविता की प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों?
अनुभूत की सच्चाई या बुद्धिमूलक यथार्थ की दृष्टि। नई कविता के दो प्रमुख तत्व हैं, वही कौन कौन से दोस्तों? नई कविता के दो प्रमुख तत्व, अनुभूत की सच्चाई और बुद्धिमूलक अर्थ यथार्थ दृष्टि। यह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, नई सच्चाई कविता के लिए और नए जीवन के लिए अमूल। नई कविता में बुद्धिमान नवीन यथार्थवाद दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन देखेंगे दोस्तों, डी वाला। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये गलत है। बाकी सही क्या है? नई कविता के रचिताओं में अधिकांश प्रगतिवादी और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। मतलब जो नई कविता के रचिताओं में जो रचना करने वाले लोग थे, ये अधिकांश प्रगतिवादी और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, मतलब उस काल में भी रचना कर चुके हैं। इसके बाद आपका फिर यहाँ से इसमें नए भावार्थ की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें नए भावाबोधों की व्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है दोस्तों। फिर आपका नया क्वेश्चन आ जाता है कि नई कविता की विशेषताएं, नई कविता की क्या विशेषताएं, इसको देख लेते हैं। क्या है दोस्तों? सभी वादों से मुक्ति है, लघु मानव की प्रतिष्ठा है, क्षण का महत्व है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है, मूल्यों की चुनौती है, अहमवाद है। उसके बाद नवीन भाषिक संरचना एवं विशिष्ट शिल्प है, यौन कुष्ठाओं पर यौन वर्जनाओं का चित्रण है। ठीक है, यौन वर्जनाओं का चित्रण किया गया दोस्तों। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है कब से? 1954 से। ठीक है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954। फिर आता है सन 1954 की नई कविता का पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद अब प्रयागराज से हुआ है। 1947 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया, तब मुक्तिबोध का प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। क्या? मुक्तिबोध की कविता क्या थी? मुझे पुकारती हुई पुकार। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में। फिर आता है 1954 नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है दोस्तों? उपयुक्त सभी। कौन सी? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, वही चीज़ें अभी जो हमने पीछे देखा है वह फिर से देख लेते हैं। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का प्रति अति आग्रह, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुखता, मानवतावाद की नई परिभाषा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है कि नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। फिर आता है लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? किसकी है? नई कविता की। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? यह है दोस्तों नई कविता की। फिर आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता एक बहस के लेखक कौन है? विजयदेव नारायण शाही। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक विजयदेव नारायण शाही। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव का। ठीक है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह किसका है दोस्तों? राजेंद्र यादव जी का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी है। एक दिन बोलेंगे पेड़ कौन है? राजेश जोशी का हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह रचनाकार जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा, ठीक है, मिट्टी का चेहरा दो पंक्तियों के बीच
तथा समर गाथा इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह हेतु उन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा दो पंक्तियों के बीच तथा समर गाथा इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह हेतु इन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे आपको हिंदी के अलावा जीएस के मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ाया जाएगा और आपके सपनों में साकार करने में मदद करेगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।